हेलो एवरीवन। अब आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, रिजिड बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ कितना है v है। ठीक। द फोर्स on the body is mv square by r and is directed towards the center. What is the work done by this force in moving the body over half cycle या over half the circumference of the circle? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक रिजिड बॉडी है जिसका मास कितना स्मॉल m है और वो कैसा एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है मेरे पास स्मॉल r है। ठीक है। और इसका जो मास हो कितना है हमारे पास स्मॉल m है। ठीक। और ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है। द फोर्स ऑन द बॉडी इज कितना है मेरे पास, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ कितना है mv स्क्वायर बाय ऑफ r। ठीक। और ये कैसा है, टूवर्ड्स ऑफ सेंटर की डायरेक्शंस पे है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पे बोल रहा है। ठीक। ये फोर्स एक्चुअल में जो टूवर्ड्स ऑफ सेंटर है यही सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स है। ठीक। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स मूविंग, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स force in moving the body over half the circumference of the circle। तो मतलब अगर इसी बॉडी को ऐसे मूव करा के मैं हाफ ऑफ साइकिल में ले आ लिया तो वर्क डन कितना होगा। तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी, अगर इस वेलोसिटी के कारण अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज भी कैसा होगा, इस तरह से अपसाइड ही होगा। और हमेशा इस वेलोसिटी के कारण, ड्यू टू दिस वेलोसिटी, जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ गेन होगा वो ऑलवेज भी फोर्स के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे पास जो फोर्स है वो ऑलवेज भी कैसा है, परपेंडिकुलर टुवर्ड्स, मेरे पास परपेंडिकुलर टू कैसा है, डिस्प्लेसमेंट है। और फोर्स और अगर डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ड्यू टू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास जो वर्क डन निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हुआ तो cos 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो 36 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, बी करेक्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल है is suspended by a light thread from an elevator. The elevator is accelerating upward with uniform acceleration a. The work done by tension on the block during t second is। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक एलिवेटर है, उसके अंदर एक ब्लॉक है। ठीक। एक ब्लॉक कुछ इस तरह से है, इसका मास स्मॉल m है, इस पे एक टेंशन ऑफ फोर्स T लग रहा है और ये एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड। तो मुझे इस एक्सेलरेशन के थ्रू ऑफ मेरे सॉरी इस टेंशन फोर्सेस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इन T सेकेंड। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये टेंशन की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो देखिए जब अगर ये एलिवेटर अपसाइड जा रहा है तो इस पे टेंशन तो लगा, बट एक और फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कैसा होगा, डाउनवर्ड। जहां पर से हमें ये समझ में आया कि t माइनस ऑफ mg की जो वैल्यू होगी वो मास इनटू ऑफ एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। तो टेंशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू में से मास को अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये g प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये टेंशन की वैल्यू है। अब अगर ब्लॉक को हम लोग एक्सेलरेट करवा रहे हैं या एलिवेटर को एक्सेलरेट करवा रहे हैं a ऑफ एक्सेलरेशन से, तो इनिशियल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कितनी है, इसकी एक्चुअल में जीरो। और टाइम कितने सेकंड के लिए पूछा, टी सेकंड के लिए, और एक्सेलरेशन ऑफ कितना है, ए। तो एक्सेलरेशन, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी है और मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो किस इक्वेशन का यूज करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे जो हमें दिखाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। जहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो x से ये तो पूरा कंपोनेंट ही जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीरो से स्टार्ट स्लाइडिंग है। ठीक, सॉरी एक्सेलरेटिंग है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ एटी स्क्वायर। देखिए आपके पास टेंशन फोर्स है और ड्यू टू टेंशन फोर्सेस मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, जितना ऑफ इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना एलिवेटर का डिस्प्लेसमेंट होगा और मेरे पास उतना इसके कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, और दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो वो वर्क डन बाय ऑफ टेंशन जो हमें फाइंड करना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा होता है। ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा की वैल्यू एक्चुअल में कितना हुआ, जीरो हो जाएगा। और फोर्स कौन सा, टेंशन ऑफ फोर्सेस इनटू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और cos जीरो की वैल्यू 1 होगी।
टेंशन की वैल्यू है कितना m g प्लस ऑफ a, और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यूएशन होगी हाफ at स्क्वायर, जहां पर से हमें निकल के आया ये कितना m बाई ऑफ 2 और g प्लस ऑफ a इंटू ऑफ at का स्क्वायर। ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास किसकी, वर्क डन बाय ऑफ किसके, टेंशन ऑफ फोर्सेस के थ्रू है, जो कि 37 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन हमें क्या है, इक्वल फोर्सेस F इज ग्रेटर देन ऑफ mg है, ये जो फोर्स है हर कंडीशन में मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मोर देन इज अप्लाइड टू द स्ट्रिंग इन ऑल द थ्री केसेस, स्ट्रिंग फ्रॉम रेस्ट, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक, और फोर्स मूव ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर डाउन इन ऑल केसेस, in all cases in which case the block has maximum kinetic energy, किस कंडीशन में ब्लॉक में मैक्सिमम काइनेटिक ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। तो मैं के सॉरी अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट हमें जानना है, तो एक चीज आप ये समझने की कोशिश करिए कि मेरे पास ये सभी कंडीशंस पे मेरे पास वेलोसिटी कितनी पहुंच रही होगी ब्लॉक तक, क्योंकि काइनेटिक ऑफ एनर्जी के लिए आपको मालूम है कि वैल्यूएशन ऑफ कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर। सभी कंडीशन में क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव ए डिस्टेंस ऑफ कितना मूव कर रहा है, 2 मीटर डाउन इन ऑल केसेस, सभी केसेस में फोर्स कितना मीटर ऑफ मूव कर रहा है, 2 मीटर ऑफ डाउन साइड मूव कर रहा है, ठीक। तो जिसमें ऑफ मेरे पास फोर्स हर एक कंडीशन सेम टाइम में 2 मीटर ऑफ फॉलो कर रहा है, तो कितनी वाली कंडीशंस पे यहाँ पर वेलोसिटी उतना ही पहुंच रहा हो, ये चीज मुझे देखना है। या तो सिंपल सा ऐसा मैं देखूं कि वर्क डन किस में ज्यादा हो रहा होगा, ठीक। तो देखिए अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है, कितना मीटर हो रहा है, 2 मीटर हो रहा है, तो मेरे पास ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो इसमें भी जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 2 मीटर आएगा, ठीक। पहली स्टेप। दूसरे स्टेप में अगर ये फोर्स ऑफ डाउन साइड है, तो इसको बैलेंस करने के लिए उतने अमाउंट का टेंशन फोर्स, सिमिलर ऑफ इधर से टेंशन फोर्स, पुली में भी ऐसा ही एक टेंशन फोर्स है, और इसको बैलेंस करने के लिए ये भी एक फोर्स आएगा, ये भी F की वैल्यू किसके इक्वल होगी, टेंशन फोर्सेस के इक्वल होगी, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास, 2m है, ठीक है। जिसमें वर्क डन ज्यादा होगा उसी की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, ऐसे हम कंसीडर करते हुए चलते हैं। सेकेंड ऑफ कंडीशंस पे देखता हूं मेरे पास, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, अगर ये सेकेंड कंडीशन पे मैं देखूं, तो मेरे पास यहाँ पर एक पुली यहाँ पर है, इस पे एक फोर्स है ये F, ठीक, और यहाँ पर से ये अमाउंट ऑफ इस तरह से है और ये इस तरह से है। इस बॉडी का मास ऑफ कितना है, ये मेरे पास स्मॉल ऑफ m, ठीक। अब देखिए अगर मैं यहाँ से ये कहा कि मेरे पास ये फिक्स है, तो इसकी तो वेलोसिटी ऑफ 0 होगी, ठीक, या इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है डाउन साइड, इसी के इक्वल और अपोजिट डिस्प्लेसमेंट इसमें भी दिखेगा, ठीक। तो ये x होगा। अब मेरे पास ये है x, अब एक्चुअल में मुझे ये x ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, अब ये पॉइंट ऑफ मेरे पास फिक्स है, तो इस हिसाब से तो ये ऐसे मूव करते हुए आगे चल रहा है। अब अगर ये x है, तो ये दोनों के समेशन का हाफ पोर्शन यहाँ पर जाएगा, तो ये कितना हुआ है, 0 हुआ है। तो ये x प्लस ऑफ 0 बाई ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x बाई ऑफ 2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ करेगा ये, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ जाएगा, ये x बाई ऑफ 2 चल रहा होगा, ठीक है। अब ये जंक्शंस करते हैं, देखते हैं कि कैसा। अगर ये फोर्स F है, तो इस पे एक टेंशन ऑफ फोर्सेस T इधर और टेंशन T इधर, सिमिलर ऑफ सेम स्ट्रिंग है, तो मुझे यहाँ पर भी टेंशन ऑफ फोर्सेस T होगा और यहाँ पर भी टेंशन T होगा, सिमिलर यहाँ पर भी टेंशन T और यहाँ पर भी टेंशन T होता चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर टेंशन T है, तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा, ये 2T हो जाएगा, ठीक, 2T, और ये x बाई ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में तो मैं अगर देखूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देख रहा हूं, तो T इंटू ऑफ मेरे पास कितना है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है, x की वैल्यू अगर मैं ये कंसीडर कर लिया, तो ये मेरे पास 2 मीटर है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट T इंटू एक्स है, और T इंटू एक्स यहाँ पर भी। लेकिन यही चीज अगर मैं थर्ड कंडीशंस पे देख रहा हूँ, तो मेरे पास कितना होगा, ये चीज देखते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक। अगर इसमें मैं देखूं, तो ये वैल्यूएशन ऑफ मुझे कैसे देखने को मिलेगी,
इस चीज पे फोकस करते हैं। ये फोर्स ऑफ कितना है हमारे पास F, और ये पॉइंट ऑफ यहाँ से ऐसा है, ये कुछ इस तरह से जा रहा है और ये कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक, इस ब्लॉक का मास ऑफ ये कितना है, स्मॉल m। ठीक, अब अगर ये फोर्स F है तो इधर टेंशन और इधर एक टेंशन T हुआ। ठीक, सिमिलर ऑफ वे में मेरे पास यहाँ पर भी एक T ऑफ होगा और सिमिलर ऑफ यहाँ पर भी एक T होगा। ऐसा ही मेरे पास स्ट्रिंग में कनेक्टेड ऑफ T यहाँ पर के लिए भी और T यहाँ के लिए भी, और सिमिलर ऑफ T अगर यही स्ट्रिंग ऑफ है तो ये भी टेंशन और ये भी मेरे पास कैसा, इसको बैलेंस करने के लिए इसी तरह से ये भी T। और अगर ये T है और ये T है तो यहाँ पर मेरे पास इसको बैलेंस करने के लिए ऑफ कितना 3T, और ये 3T ऑफ इस साइड, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 3T हो जाएगा। ठीक है, 3T और प्लस कितना हो गया 4T। तो इस ब्लॉक पे स्मॉल m पे जो मुझे फोर्सेस लग रहे हैं वो टोटल कितना हो रहा है 4T हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात किया तो मेरे पास अगर यहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट देखना स्टार्ट करता हूँ तो मैं इस चीज को हटाते चलता हूँ, ये टेंशन ऑफ फोर्सेस आपके काम का हो गया। मैं डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस करता चलता हूँ। ठीक है, चलिए अगर ये डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, इस साइड ऑफ डिस्प्लेसमेंट x है, तो ये फिक्स एंड है, तो ये दोनों के समेशन का हाफ पोर्शन यहाँ पहुंचना चाहिए, तो x हो गया। अब अगर ये स्ट्रिंग ऑफ यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, इधर भी कितना होना चाहिए मेरे पास, ये x ही हो जा रहा होगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये x है, तो ये मैं एजम्पशंस करता हूँ कि दोनों के समेशन का हाफ पोर्शन ऑफ यहाँ पे पहुंच रहा होगा। ये नहीं भी पहुंच रहा होगा तो मैं यहाँ पर से इसको हटाने की भी कोशिश करूँ तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको मालूम है कि बस f यहाँ पे जो x की वैल्यू वो कितनी है 2 है, तो मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि ब्लॉक ही कितना ऊपर जा रहा है y साइड ऑफ अप साइड में। ठीक है, अगर ये y है तो इस साइड भी तो स्ट्रिंग ऑफ y ही अप साइड जा रहा होगा। ठीक, अब अगर y ऑफ अप जा रहा होगा तो ये दोनों में मेरे पास जो भी वैल्यूएशन होगी यहाँ पे एक्चुअल में दोनों के समेशन का हाफ पोर्शन होता है। तो मतलब ये चीज कहा जाए कि y प्लस ऑफ y मतलब 2y ऑफ 2 रहा होगा, मतलब इस साइड भी स्ट्रिंग ऑफ y साइड जा रही होगी और इस साइड भी कितना जा रहा होगा y। अब अगर मैं ये कहूँ कि 0 है तो एक्चुअल में ये कितना y ऑफ अप साइड जा रहा है। अगर ये y ऑफ अप साइड जा रहा है तो आप ये खुद समझने की कोशिश करो कि इस स्ट्रिंग में अगर ये इंड ऑफ फिक्स है तो ये y और y ऑफ मेरे पास कितना, ये दोनों का समेशन ऑफ 0 कैसे हो सकता है, तो ये स्ट्रिंग को एनी हाउ ऑफ किधर डाउन साइड ऑफ कितना जाना पड़ेगा, y ऑफ जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास अगर यहाँ पर से इस स्ट्रिंग के यहाँ इस साइड से अगर सॉल्व करने, देखिए 2 पॉइंट से मैं सॉल्व करके देख रहा हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ यहाँ पर से ले रहा हूँ कि मेरे पास अगर ये ब्लॉक y इधर जाएगा तो इधर से भी इस स्ट्रिंग से y जाएगा। अगर मैं इस स्ट्रिंग से इस साइड से काउंटिंग किया तो ये स्ट्रिंग ऑफ फिक्स है, तो यहाँ पर का डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना है 0, और ये अप साइड गया y, तो मेरे पास ये भी तो फिक्स एंड में मेरे पास ये दोनों के समेशन का हाफ पोर्शन यहाँ पहुंचना चाहिए, तो y माइनस ऑफ y कितना हो जाएगा 0, और 0 का हाफ कितना होना है 0। अब एक्चुअल में ये दोनों के समेशन का हाफ पोर्शन यहाँ पहुंचना चाहिए, तो मैं अगर ये देख रहा हूँ कि मेरे पास कैसा, इस पॉइंट को मैं कितना एज्यूम कर लेता हूँ, c एज्यूम कर लेता हूँ, तो c माइनस ऑफ कौन सा y इज ए अपॉन ऑफ कैसा माइनस ऑफ y अपॉन ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए y। जहां पर से मैं इसे सॉल्व करूं तो c का डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में अप साइड है, तो अप साइड को मैं पॉजिटिव और डाउन साइड को निगेटिव दिखा रहा हूं, जो कि c माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 2y हुआ, तो c की वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 3y हो गया। ठीक, अब अगर c की वैल्यू 3y हो गई तो ये दोनों का समेशन का हाफ का वैल्यूएशन, मतलब ये वैल्यूएशन एक्चुअल में c की जो वैल्यू है वो x के इक्वल हो गई। तो अगर मैं देखूं तो x इज इक्वल टू 3y हो गया, तो आप ये खुद समझो कि x की जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास 2 मीटर है, तो 2/3 ये किसकी वैल्यूएशन है, y की वैल्यूएशन। तो अगर मेरे पास y की वैल्यू मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2m/3 हो गया, तो मैं जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8t इंटू ऑफ m/3 हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअल में जो सबसे अमाउंट ऑफ ज्यादा दिखेगा तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये t इंटू ऑफ 2m हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास t इंटू ऑफ m हो गया,
और ये सॉरी टी इंटू ऑफ 2m हो गया, क्योंकि x की वैल्यूएशन ऑफ हम लोग कितना काउंटिंग किए थे, x की वैल्यू ऑफ 2m काउंट किए थे, तो ये मेरे पास इतना हो गया 2 मीटर है, ठीक है। तो 8 इंटू ऑफ कितना हो गया 8 टी इंटू एम बाई ऑफ 3। सबसे ज्यादा ऑफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम वर्क डन आपको देखने को मिल रहा है वो थर्ड कंडीशन पे मिल रहा है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन में सबसे ज्यादा आपको वर्क डन देखने को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थर्ड केसेस में होगी। बट फर्स्ट और सेकंड में कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ड्यू टू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट और सेकंड में कैसा होगा, सेम होगा। अगर आप x की वैल्यू देखो तो आप यहाँ 2m लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे जो वर्क डन देखने को मिलेगा वो t इंटू ऑफ 2m होगा, और सिमिलर ऑफ वर्क डन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 38 में जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन कौन सा हमारे पास करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, टू स्प्रिंग हैव देयर फोर्स कांस्टेंट k1 एंड k2। टू स्प्रिंग हैव देयर फोर्स कांस्टेंट k1 एंड k2, और क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि k1 इज ग्रेटर देन ऑफ कौन सा है, k2 व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स। जब दोनों को मेरे पास एक सेम फोर्स से हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तब की कंडीशन में मेरे पास चाहे जो हो जाए दोनों के फोर्स की वैल्यूएशन हम सेम लेंगे, बट दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे डिफरेंट डिफरेंट, और k1 की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ कैसा है, k2 है। अब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स no work is done by this force in case of both the spring, equal work is done by this force in case of both the spring, more work is done by this force in case of second spring, more work is done by this force in case of first spring। ऐसा क्वेश्चंस पे मेंशन कर रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास वर्क डन का अमाउंट ऑफ कैसा होगा, सिंपल से ये चीज काउंटिंग करके बता देंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं ये कहना स्टार्ट किया कि मुझे जो वर्क डन होता है, स्प्रिंग का जो वर्क डन हो रहा है वो कितना लिखते हैं हम, हाफ के इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और मुझे डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन मालूम ही नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये मालूम है कि F1 इज इक्वल टू अगर F2 है, तो हमें ये मालूम है कि स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर मैं ये चीज कह रहा हूँ कि F1 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, K1 इंटू ऑफ X1। सिमिलर ऑफ वैल्यूएशन में अगर मैं कहूँ तो मेरे पास F2 की जो वैल्यू होगी वो F2 की जो वैल्यूएशन होगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, अगर मैं F2 की वैल्यू को कंपेयर करूं तो F2 इज इक्वल टू ऑफ हमारे पास कितना हो जाएगा, K2 इंटू ऑफ X2। और अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो K1 इंटू X1 इज इक्वल टू K2 ऑफ N2 ऑफ X2। तो K1 बाई ऑफ K2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, X2 बाई ऑफ X1 हो जाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि K1 जो है वो ग्रेटर देन ऑफ K2 है, तो आप एक चीज ये देख सकते हो कि K1 जो है K2 है, तो मेरे पास कैसा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा होगा, ठीक है। K1 इंटू ऑफ X1 इज इक्वल टू K2 इंटू ऑफ X2। अगर K1 इज ग्रेटर देन ऑफ K2 है तो एक्चुअल में X2 इज कैसा होगा मेरे पास, लेस देन ऑफ, या मैं ये कहूँ कि ऐसा होगा कि X1 जो होगा वो लेस देन होगा और X2 कैसा होगा, मोर देन होगा, ठीक। इस तरह से हम लोग इसको काउंटिंग कर सकते हैं। ये नहीं हमें समझ में आ रहा है या नहीं ऐसी कंडीशंस हम फुलफिल कर पा रहे हैं, तो एक दूसरी अप्रोचेस पे हम जा सकते हैं। देखिए, अगर मेरे पास क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यूएशन कैसा बोला है, इक्वल बोला है। मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन पे क्या बोला है, K1 इज ग्रेटर देन ऑफ K2 बोला है, और फोर्स दोनों का कैसा किया है, एक्चुअल में इक्वल मेंशन किया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट का टर्म ही रिमूव कर देता हूँ। F1 की वैल्यू जो हमारे पास मेंशन है वो K1 इंटू ऑफ कितना है हमारे पास, इसको मैं सभी में F कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक। तो K1 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, X1 हो जाएगा। जहां से X1 की जो वैल्यूएशन हमारे पास आएगी वो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, F बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा, K1। और सिमिलर ऑफ वे में अगर मैं F2 को कंपेयर करूं तो ये मेरे पास K2 इंटू ऑफ X2 होगा, तो X2 की जो वैल्यू होगी वो F बाई ऑफ कितनी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। इस तरह से होगा। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं कि फर्स्ट ऑफ अमाउंट के वर्क डन की बात करूं तो हाफ, ये कितना हुआ K इंटू ऑफ X1 की जो वैल्यूएशन होगी, फर्स्ट ऑफ के लिए वर्क डन की बात कर रहा हूं मैं, तो हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 होगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और ये कितना हो जाएगा, F बाय ऑफ, अगर मैं X1 की बात किया तो F बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, K1 का स्क्वायर। तो
अगले स्टेप में जो ये वैल्यूएशन निकलेगी तो हाफ k1 इंटू ऑफ एफ का स्क्वायर अपॉन k1 का स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जहां से वर्क डन ऑफ फर्स्ट निकल के आएगा हाफ एफ का स्क्वायर बाय ऑफ k1। ठीक, ये वर्क डन ऑफ कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ये वर्क डन ऑफ कौन सा है, फर्स्ट है। फोर्स की वैल्यूएशन ऑफ दोनों कंडीशंस पे कैसी है, मेरे पास सेम है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं सेकंड कंडीशन पे देखूं तो वर्क डन ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, हाफ एफ का स्क्वायर अपॉन ऑफ k2 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि वर्क डन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा हो रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो रहा है। आप ये डायरेक्टली देखिए, यहाँ पर से बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूएशन ऑफ ज्यादा है उसका वर्क डन कैसा होगा, कम होगा कंपैरेटिवली ऑफ कैसे, सेकंड वाले कंपेयर में। तो वर्क डन ऑफ फर्स्ट कम होगा कंपेयर टू किसके, वर्क डन ऑफ सेकंड से। क्योंकि आप इसको एक थर्ड ऑफ थ्योरेटिकल वे में ऐसे समझ सकते हैं, जिसकी स्टिफनेस जितनी ज्यादा होगी या हार्डनेस जितनी ज्यादा होगी उसमें डिस्प्लेसमेंट उसी फोर्स में कम होगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर कम होगा उसी फोर्स में, फोर्स तो कांस्टेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो वर्क डन कम है। तो इक्वेशन में से हमें ये समझ में आया कि फर्स्ट का वर्क डन कम है और सेकंड का वर्क डन ज्यादा है। तो अगर देखें इसमें तो हमारे पास नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन केस ऑफ बोथ द स्प्रिंग, नहीं, ऑप्शन फर्स्ट का रॉन्ग हो गया। इक्वल वर्क डन हो ही नहीं सकता। मोर वर्क इज डन बाय more work is done by this force in case of second spring, एकदम से मोर वर्क डन ऑफ किसके थ्रू है, सेकंड स्प्रिंग के थ्रू। जो वर्क डन का अमाउंट है वो कैसा है, सबसे ज्यादा है। मोर वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन केस ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन पे मैं क्या बोल रहा था, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए सरफेस इन ड्राइंग ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना है हमारे पास, स्मॉल आर, ऑन द सरफेस बाय ऑफ पेंसिल ऑफ नेग्लिजिबल मास विथ ए नॉर्मल पासिंग फोर्स with a normal pressing force n, coefficient of friction is mu k। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितने गिवन है, n के फॉर्मेट में गिवन है। तो अब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं क्या कंसीडरेशन करूं, अगर मैं क्या कंसीडर करूं कि मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी रेडियस ऑफ मेरे पास स्मॉल आर है। तो इस सर्कल को ड्रॉ करने में मेरे पास कितना ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस लगेगा ये मालूम करना। देखिए, अगर मैं फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होगा तो एक्चुअल में ब्लॉक हमेशा ऑफ कैसा, जिस पाथ में चल रहा होगा उसके जस्ट ऑफ कैसा, अगर जैसे फोर्स ऑफ एग्जम्पशन ऑफ करता हूं, मैं लीनियर फॉर्मेट में कह रहा हूं कि अगर मैं ब्लॉक इस डायरेक्शन मूव कर रहा तो हमेशा इसके बैक साइड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो हमेशा ये एक सर्कुलर पाथ में चाहे जब भी चल रहा होगा हर पॉइंट पे ऑफ मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन, अगर मान चलिए ब्लॉक ऑफ ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड से हमेशा पीछे चलता जाएगा। मतलब मेरे पास अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना है, सॉरी डिस्टेंस जो ट्रेवल है, मेरे पास ये मालूम फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो एक सर्कुलर ऑफ पाथ का जो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस है उतना ही मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा 2 पाई आर। और मेरे पास जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की जो वैल्यू होती है, अगर बॉडी मोशन कर रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इनटू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ कितना हो जाएगा, n। ठीक, तो यही ऑफ अमाउंट होगा। अब मेरे पास एक्चुअल में फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट साइड, अगर मोशन ऑफ आगे साइड हो रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा होगा, बैक साइड हो रहा होगा। जहां से जो वर्क डन की वैल्यूएशन आएगी वो कितनी हो जाएगी, एफ एस डॉट ऑफ कितना, एस डॉट ऑफ कॉस थीटा, जहां पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है और एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू के डॉट ऑफ एन, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर और cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक, तो वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू ऑफ कौन सा हो गया मेरे पास r, और नेक्स्ट स्टेप में म्यू के डॉट ऑफ कितना हो जाएगा n, और यही माइनस ऑफ टर्म्स का 40 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो और फिर चीजों को नेक्स्ट ऑफ पार्ट में देखेंगे। ओके।
Thanks for watching.